Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is subsidiary alliance. In this lecture, we will try to understand first who introduces this alliance. Okay, what are the key features of the subsidiary alliance and its impact. So first is who introduces this alliance. It was the Lord Wellesley who introduces this subsidiary alliance. और ये जो subsidiary alliance था ये extension था. It was an extension of policy name Ring of Fence. Okay. तो ये जो रिंग ऑफ फेंस है एज पर दिस पॉलिसी ये क्या करती थी इट सॉट टू रिड्यूस इसका एम था इट सॉट टू रिड्यूस स्टेट्स टू अ पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस और ये डिपेंडेंस किस पे होनी चाहिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ओके, सो सिंपली जो रिंग ऑफ फेंस है एज पर दिस रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी ये चाहती थी कि स्टेट्स की जितनी भी अपनी पावर है और जितनी भी ऑटोनॉमी है वो सब के सब खत्म होके क्या हो जाए वो डिपेंडेंस हो जाए किस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ओके, नाउ अब सब्सिडी अलायंस देख लेते हैं. सो एज पर दिस पॉलिसी और बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम्स एवरी सिंगल रूलर इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट, उसको एक कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती थी और ये कंडीशन क्या थी टू पे अ सब्सिडी. उसको ये सब्सिडी पे करनी है किसको टू द ब्रिटिश को. किसके लिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए. अब हमने ये जो सब्सिडी तो पे कर दी एवरी रूलर ने कर दी. इन रिटर्न में उनको क्या मिलेगा इन रिटर्न में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको एश्योरेंस देती थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे देम फ्रॉम देयर एनिमीज जो भी आपके एनिमीज हैं. ओके, नाउ अल्टीमेटली बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसका जो मेन मोटिव था वो एक्सपेंशन था. ओके, कि अब क्या हो जाएगा अगर सारी जो डिपेंडेंस हो जाएंगे जो भी स्टेट्स हैं तो जो हमारा एक्सपेंशन होगा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगा बिकॉज वो हमारे सारे डिपेंडेंस हैं. ओके, इसलिए तो ब्रिटिश को एक मींस एक फ्री हैंड मिल जाएगा काय के लिए टू एक्सपेंड एनॉर्मियसली. ओके, दैट इज ब्रिटिश enormous expansion. Okay, now let's see some of the important features of subsidiary alliance. So first is जो allies हैं that is the allies of the Indian state rulers उनको कंपेल किया जाता था. किसके लिए कंपेल किया जाता था टू एक्सेप्ट द परमानेंट गैरिसन ऑफ ब्रिटिश आर्मी के परमानेंट गैरिसन के लिए विद इन देयर टेरिटरीज. और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था सब्सिडी को पे करना पड़ता था टू पे अ सब्सिडी दैट वाज डायरेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर मेंटेनेंस. ओके, सेकंड इज एन इंडियन रूलर्स एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व इट्स ओन आर्म्ड फोर्सेस. ओके, जो इंडियन रूलर है अगर वो इस सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश के साथ साइन करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको डिसॉल्व करनी पड़ेगी हिज ओन आर्म फोर्स. जितनी भी उसकी आर्म फोर्सेस हैं उसको सब उसको डिसबैंडेड करना पड़ेगा यानी आप अपनी फोर्सेस सेपरेटली नहीं रख सकते. ओके, थर्ड इज ही ऑल्सो हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मीज मेंटेनेंस. हमने देखा था कि उसको एक सब्सिडी पे करनी पड़ती थी. सो यू हैव टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस के लिए. इन रिटर्न में हमने देखा था क्या करते थे जो ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी फॉरेन अटैक और बेसिकली जो भी इंटरनल रिवोल्ट होता था. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन रिटर्न में क्या करते थे प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम स्टेट किसी भी फॉरेन अटैक से और जो भी इंटरनल रिवॉल्ट अगर चल रहा है तो उससे इंटरनल रिवॉल्ट. ओके, एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश थे वो प्रॉमिस करते थे नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स. ओके, वो प्रॉमिस करते थे कि हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपके इंटरनल मैटर्स में.
इंटरनल मैटर्स में जो है आप ऑटोनॉमस रहोगे, सारे के सारे जो फंक्शन है वो आप देखोगे, सारे डिसीजंस आप लोगे, हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे ऑफ द इंडियन स्टेट। बट ये जो प्रॉमिस था इट वॉज रेयरली कैप्ट, ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा जिसमें एक्सेप्ट मींस केप्ट किया गया, अदरवाइज इट वाज ग्रॉसली उसको ओवररूल किया जाता था और बेसिकली इसको कभी भी माना नहीं जाता था। ओके, नेक्स्ट इज जो इंडियन स्टेट है इट कुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस। अब जो इंडियन स्टेट्स हैं सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के बाद वो किसी भी बेसिकली एनी अदर फॉरेन पावर से, बाहर की पावर से एक अलायंस नहीं बना सकते। ओके, अगर आपने एक बार सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साइन कर दिया। ओके, नाउ ही कुड ऑल्सो नॉट एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल्स। अब वो जो इंडियन स्टेट्स हैं वो एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते कोई भी अदर फॉरेन नेशनल्स को, अदर फॉरेन नेशनल्स को अदर देन इंग्लिशमैन। ठीक है, अदर देन इंग्लिशमैन इन हिज सर्विस। एंड अगर वो ऐसा करते भी हैं, इफ ही वर एम्प्लॉइंग एनी और बेसिकली ऑन द साइनिंग ऑफ अलायंस ही हैड टू टर्मिनेट देम फ्रॉम हिज सर्विस। अगर वो उनके कोर्ट में कोई भी अदर फॉरेन नेशंस का कोई भी अगर इंसान है और अगर उन्होंने साइन कर लिया अलायंस को तो उसको इमीडिएटली उनको हटाना पड़ता था, टर्मिनेट करना पड़ता था देम फ्रॉम हिज सर्विस। सो बेसिकली इसका जो आइडिया था, द आइडिया वॉज टू कर्ब, क्या कर्ब करना था, द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच, बिकॉज ये जो फ्रेंच थे ये पोज कर रहे थे डेंजर किसके लिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज जो इंडियन स्टेट हैं कुड ऑल्सो नॉट एंटर इन एनी पॉलिटिकल कंडीशंस विद एनी अदर इंडियन स्टेट्स विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। नाउ जो इंडियन स्टेट, एक इंडियन स्टेट है जिसने ये साइन किया है, वो another इंडियन स्टेट के साथ, another इंडियन स्टेट के साथ कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं रख सकता, ठीक है, विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है। ओके, अगर आपको रखना है तो फर्स्ट यू टेक द ब्रिटिश अप्रूवल, देन आप किसी भी और स्टेट के साथ अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हो या बना सकते हो। ओके, नाउ जो इंडियन रूलर्स था, 10 इन दिस में हम जितना भी हमने देखा अभी तक फीचर्स में, इस सब में जो इंडियन रूलर थे दे लॉस्ट बेसिकली ऑल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स और जो मिलिट्री, बिकॉज फॉरेन अफेयर्स भी आप किसी के साथ नहीं कर सकते थे, फॉरेन अफेयर्स भी किसी के साथ मेंटेन नहीं कर सकते थे, और जो आपको मिलिट्री थी वो भी आपको डिसबैंडेड करनी थी और बेसिकली अपनी जो भी मिलिट्री थी उसको हटाना था। ओके, नाउ ही वर्चुअली लॉस्ट ऑल हिज इंडिपेंडेंस। सो जो इंडियन स्टेट्स हैं इस तरीके से उन्होंने अपनी सारी इंडिपेंडेंस और बेसिकली जो भी ऑटोनॉमी थी इस ट्रीटी को साइन करने से पहले, दैट इज द सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से पहले जो वो एंजॉय करने थे, अब उन्होंने सब लॉस्ट कर दी एंड सिंपली बिकेम द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। ओके, अब वो क्या बन गए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के प्रोटेक्टोरेट बन गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्वेजन्स, दैट इज फ्रॉम द एनी फॉरेन पावर और जो उनका इंटरनल रिवॉल्ट होता था। ओके, एट द सेम टाइम एक ब्रिटिश जो रेसिडेंट होता था ऑल्सो स्टेशन इन द इंडियन कोर्ट। ठीक है, इस अलायंस के अकॉर्डिंगली एक ब्रिटिश रेसिडेंट है जो कि रहेगा इंडियन कोर्ट में। ओके, जिस स्टेट ने इस सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है और वो उनको मींस हेल्प करेगा उनके डिसीजन लेने में। ओके, नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सो फर्स्ट इज, अगर कोई भी रूलर है और वो फेल हो जाता है टू मेक पेमेंट, अपना पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता था, अ पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, उसकी टेरिटरी का एक पोर्शन ले लिया जाता था, वुड बी टेकन अवे, और उसको मिला लिया जाता था, बेसिकली सीडेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग दी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए। और ये जो था ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आउटकम होता था, बिकॉज जो रूलर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो
रेगुलरली पे कर पाए जो भी पेमेंट उनको देना था ब्रिटिश को। एज ए रिजल्ट जो रूलर्स फेल्स इनटू द एरियाज और उनकी पार्ट ऑफ द टेरिटरी को ले लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट इज जो सब्सिडी सिस्टम था ये ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स थी। ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स किसकी? इन एम्पायर बिल्डिंग में। बिकॉज ये जो टैक्टिक्स थी और सब्सिडीज जो सिस्टम था वो क्या कर देता था? डिसआर्म कर देता था इंडियन स्टेट्स। बिकॉज जो इंडियन स्टेट्स थे वो अपनी कोई भी मिलिट्री को मेंटेन नहीं कर सकते और उसको डिसबैंड करना ही होगा एंड थ्रू द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ओवर देम। ठीक है, और सिर्फ वो डिपेंडेंट हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, उनकी अपनी भी जो भी प्रोटेक्शन है उनके लिए, सबके लिए। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, जो गवर्नर जनरल थे उनकी प्रॉक्सी होती थी हर स्टेट्स में। एक प्रॉक्सी होता था, एक बंदा होता था जो बेसिकली परसुएट करता था इंडियन स्टेट्स के रूलर्स को कि आप क्या करो, आप सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लो। ओके, दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। दस क्या हो गया था, वो डिप्राइव करता था इंडियन प्रिंसेस को ऑफ फॉर्मिंग एनी कॉन्फिडरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एनी कॉन्फिडरेसी, बिकॉज हमने देखा कि जो एक मेन फीचर्स था इसमें जो भी स्टेट साइन करता था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना फॉरेन अफेयर्स के जो रिलेशंस था वो अपना डायरेक्टली मेंटेन खुद नहीं कर सकता था, बट कौन करता था उनके बिहाफ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था। इवन अगर इंडियन स्टेट को इंडियन स्टेट के साथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन करना है उसके लिए भी ब्रिटिश की परमिशन चाहिए होती थी, अदरवाइज आप नहीं उसको मेंटेन कर सकते थे। ओके, नाउ इसका फोर्थ इंपैक्ट क्या हुआ? It enabled the company, that is the British government, to maintain a large standing arm. British government to maintain large standing army। ठीक है, और सबसे बड़ी बात उनको इसका एक्सपेंस भी नहीं देना पड़ता था। अब एक्सपेंस किसके पे था? एक्सपेंस इसका कौन कर रहा था और किसके बिहाफ पे हो रहा था? इंडियन प्रिंसेस ने, बिकॉज वही तो दे रहे थे अपना जितना भी, अगर पेमेंट दे रहे थे, नहीं तो उनकी टेरिटरी ले ली जाती थी फॉर मेंटेनिंग दी ट्रूप्स। ओके, इट रिजल्टेड इन दी कंपनी टू मेंटेन द लार्ज नंबर्स ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड वेलेस्ले, बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी फोर्सेस एट हैदराबाद, जो सब्सिडरी फोर्सेस जो हैदराबाद में थी एंड पूना, वो एक इफिशिएंट आर्मी बन गई थी। दैट इज कंसिस्ट ऑफ 22,000 men आर स्टेशन विद इन द टेरिटरीज और बेसिकली ऑन द फ्रंटियर ऑफ फॉरेन स्टेट्स। और ये सारी की सारी किससे पेड की जाती थी? बाय द फॉरेन सब्सिडीज। ओके, सो ये जो आर्मी थी कॉन्स्टेंटली मेंटेन इन स्टेट ऑफ द परफेक्ट इक्विपमेंट और इनको प्रिपेयर किया जाता था फॉर एक्टिव सर्विस इन एनी डायरेक्शंस बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। ये तो एक रेडीमेड जो आर्मी थी वो तैयार हो गई थी और उसमें उनको ब्रिटिश को एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ता था। ओके, विदाउट एनी कंसिडरेबल इंक्रीज टू द परमानेंट मिलिट्री एक्सपेंसेस जो कि होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये बहुत ही मींस एक स्ट्रैटेजिकली मूव था जो कि हर तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही इंटरेस्ट और बेसिकली उसको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा था। ओके, नेक्स्ट इज जो स्टेशनिंग थी ऑफ द कंपनीज ट्रूप इन द कैपिटल ऑफ इंडियन प्रिंसेस, ये क्या करते थे? इट गेव द इंग्लिश कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड की पोजीशन। जो भी ट्रूप्स थे जो इंडियन प्रिंसेस के स्टेट्स में रहेंगे बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस, तो इसमें क्या होता था? इसमें जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको कंट्रोल मिल जाता था ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड की पोजीशंस का। ओके, इन इंडिया विदाउट अराउजिंग द जेलसी ऑफ द अदर यूरोपियन नेशंस। तो कितनी मींस कहते हैं ना कितनी वेल थॉट स्ट्रैटेजी थी। ओके, नेक्स्ट इज जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था, इट हेल्प द कंपनी टू इफेक्टिवली काउंटरएक्ट एनी पॉसिबल फ्रेंच मूव्स इन इंडिया। ओके, तो इस पॉलिसी ने काउंटर किया जो फ्रेंच गवर्नमेंट के जो मूव्स थे, बिकॉज अब आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी और बेसिकली कोई भी फॉरेन रिलेशंस नहीं डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हो ऑन योर ओन बिहाफ। ठीक है, जो आपके बिहाफ पे कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने काउंटर किया एनी पॉसिबल फ्रेंच मूव्स इन द इंडिया। सो अब क्या हुआ? कंपनी रिक्वायर्ड द सब्सिडरी अलायंस टू डिसमिस ऑल फ्रेंचमैन फ्रॉम हिज सर्विस। और उनकी एक कंडीशन ये भी थी कि अगर कोई भी मींस अदर फॉरेन नेशनल का कोई भी अगर है उसको आप अपने स्टेट में और बेसिकली कोर्ट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, और इनके साइनिंग से पहले अगर कोई है तो अल्टीमेटली आपको उसको क्या करना है? उसको आपको
निकाल देना है, ओके, उसको टर्मिनेट कर देना है फ्रॉम इट्स सर्विस, उसकी सर्विस से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स थे, इट विल्डेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमने देखा था जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स हर इंडियन स्टेट्स में रहते थे, जो भी सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था, और ये जो इनका जो रेसिडेंट्स का जो होना बेसिकली वो क्या करता था, वो कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस करते थे किसमें, इन दी अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, बिकॉज वो काफी उनको सलाह देते थे हर एंगल में जो इंडियन स्टेट्स को चाहिए होते थे, और सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेयर करते थे इन द इंटरनल ऑटोनॉमी, जो कि मींस प्रॉमिस करी गई थी बाय सब्सिडरी अलायंस। तो हमने देखा था कि प्रॉमिस तो क्या था कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स उसको मींस नेग्लेक्ट कर देता है ये clause, okay, so this plays great patronage into the hands of companies authority in India, so ultimately company जो authorities हैं उनको ही help मिलती थी इससे भी। next is company acquired territories in full sovereignty from Indian states, और as a result वो expand कर पाए their dominions in India, okay, so as a policy, so companies acquired the full sovereignty from Indian states, और उन्होंने एक्सपेंड किया their dominions in India, okay, so now we can say that on the one hand जो subsidiary alliance था उसने हेल्प किया कंपनी को टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ नेपोलियन, और बेसिकली अगर हम कहें तो फ्रेंच, तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस था ये कंपनी को उन्होंने कैसे हेल्प किया, फर्स्ट टू रिड्यूस फ्रेंच और बेसिकली दी नेपोलियन थ्रेट। ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, टू मेंटेन लार्ज आर्मी, इस अलायंस की वजह से वो लार्ज आर्मी मेंटेन कर पाए ऑन द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स के एक्सपेंस पे, और उनको कुछ अपने से कुछ करना भी नहीं है, बस उनकी रेडीमेड लार्ज आर्मी जो कि फुल भी इक्विप्ड थी किसी भी एक्शन के और किसी भी डायरेक्शन को लेने के लिए, वो सब उनकी रेडीमेड हो गई थी, ओके। सो बेसिकली जो नेटिव स्टेट्स थे दे वर्चुअली सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम द मोमेंट अगर उन्होंने साइन कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, और बेसिकली became the protectorate by the company, okay, so जो conditions थी under which they were allowed to retain their apparent independence were at the same times, okay, so the conditions of permanent decay and of an utter inability of the improvement, okay, so this is all about the subsidiary alliance. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.